हिंदुओं को डराने के लिए इस मुल्क में आरएसएस ने इसे हथियार बनाया है। और हिंदुओं को डराना इसलिए ज़रूरी है आरएसएस के लिए कि उसके बगैर वो हिंदुओं को डराए बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। इस मुल्क में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नाम का एक शख्स नहीं पाया जा सकता था, या इस्लाम की इस टाइप के हिंदी नामों वाले एक भी शख्स नहीं हो सकता था। 750 साल अगर हमको जबर करना होता तो बहुत अरसा था, 70 साल में हो जाता है काम। और ये एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि मीडिया की डिबेट्स सरकारी अहकामात के तहत चलती हैं, आज़ादाना नहीं है। कि जो शख्स मोहन भागवत के साथ बैठा हुआ है उस शख्स पर अगर को पुलिस अगर टारगेट कर रही है तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है? तमाम पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्वा के ज़ेरे असर काम कर रही हैं और हिंदुत्वा की एक लफ्ज़ में डेफिनेशन जो अभी के हिंदू स्कॉलर्स ने बयान किए वो ये है कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म को हिंदुत्वा कहते हैं। पिछले 8-10 सालों में जाकिर नायक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद जिस तरह से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, उमर गौतम साहब को निशाना बनाया गया, अब मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और कल कोर्ट में पेश किया, हालांकि कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, पुलिस कस्टडी में नहीं दिया, आज फिर पेशी में है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या फ़ैसला होता है। लेकिन ये सारी जो पूरा एपिसोड है इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवानों में जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर एक एक करके सबको निशाना बनाया जा रहा है, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम क़यादत तो एक छोड़ दीजिए, ख़ास तौर से जो मुस्लिम जमातें हैं, क्योंकि मुस्लिम क़यादत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम क़यादत मौजूद नहीं है। थोड़ा बहुत काम मुस्लिम जमातें कर रही हैं, चाहे वो मुकदमों की पैरवी हो या मुकदमे लड़ने की बात हो। कल भी जिस तरह से इस मामले में ये बात सामने आई कि इस केस की पैरवी जमीयत उलमा हिंद की महाराष्ट्र के यूनिट करेगी और उसको बाकायदा जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया गया। तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर सिर्फ जमातों का मकसद और काम सिर्फ मुकदमों की पैरवी है, मुकदमे लड़ना है, या फिर सड़कों पर उतर करके इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे या इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि उनकी बारी कब आएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। तस्लीम रहमानी साहब, इस मामले को लेकर ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है वो सवाल कर रहा है कि किस चीज़ का इंतज़ार। नहीं, का सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और हालात तशवीशनाक रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और ये भी सही है कि एक तरफ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये टारगेटिंग एक्चुअली मुसलमानों से भी ज़्यादा इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। जब आप सीमी का नाम लेते हैं, 2001 में कांग्रेस की सरकार, या जाकिर नायक का तबलीगी मिशन, फिर गौतम उमर साहब का भी तबलीगी मिशन था, ये कलीम सिद्दीकी साहब का भी तबलीगी मिशन है। तो तबलीग, असल में तबलीग से परेशानी आरएसएस को है, हमेशा से है। तो 26 जनवरी 1950 को दस्तूर ने 25वीं शिक में कहा कि फंडामेंटल राइट है तबलीग करना, दीन ने फ़र्ज़ करार दिया है और क़ानून ने हक़ करार दिया है। तो मुसलमानों का फ़र्ज़ भी है और मुसलमानों का हक़ भी है और दस्तूर के दायरे में भी है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हिंदुओं को डराने के लिए इस मुल्क में आरएसएस ने इसे हथियार बनाया है और हिंदुओं को डराना इसलिए ज़रूरी है आरएसएस के लिए कि उसके बगैर वो हिंदुओं को डराए बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। हालांकि अगर शरीयत का निफाज कोई मसला होता तो 750 साल में हिंदुओं पे शरीयत नाफिज कर दी होती, कोई परेशानी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था। मुसलमान जबरन बनाना होता तो 7.5 साल तो बहुत होते। इस मुल्क में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नाम का एक शख्स नहीं पाया जा सकता था,
या इस्लाम की इस टाइप के हिंदी नामों वाले एक भी शख्स नहीं हो सकता था। 750 साल अगर हमको जबर करना होता तो बहुत अरसा था, 70 साल में हो जाता है काम, नहीं किया। लेकिन ज़बरदस्ती हिंदुओं को डराना आरएसएस का मकसद है, इसलिए कर रहे हैं। तो ये तशवीश मुस्लिम नौजवानों के अंदर और पूरी उम्मत के अंदर उभरना लाजमी और फितरी है कि ऐसा कब तक चलेगा। हम ये मानते रहे हैं कि जमहूरियत में एहतजाज का हक़ एक बुनियादी हक़ है, और अगर हम इस हक़ से दस्तबरदार हो जाएंगे तो फिर अदालत में खड़े रह जाएंगे, जैसा कि हज़ारों लड़के अदालतों के ज़रिए बरी हुए बाहर आए, किसी ने भी केसेस लड़े उनके, लेकिन उससे तो कोई मसला रुका नहीं, बढ़ता चला गया। इसलिए अब खौफ का ये एक बात कही जाती है कि अगर हम सड़कों पे आएँ तो आरएसएस अल्टीमेटली यही चाहता है कि मुसलमान सड़कों पे आएँ, और जब वो सड़कों पर आए तो फिर पुलिस एक्शंस और आर्मी के एक्शंस हों, और एक जिसे जीनोसाइड कहा जाता है, एक जीनोसाइड की सिचुएशन क्रिएट की जाए मुसलमानों के खिलाफ। ये अगला मरहला आरएसएस का बहरहाल है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये जो उनकी मनसूबाबंदी उसका हिस्सा आरएसएस के चीफ ने खुद भी कहा है कि हम 3 दिन में एक आर्मी खड़ा कर सकते हैं। उनके गवर्नर्स ने कहा है कि खून का दरिया बहाए बगैर हम हिंदू राष्ट्र हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि 2014 में पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है, मैं उसी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो वो ये चाहते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है और हमें वो अब करना पड़ेगा। और इससे कदम आगे अगर पुरअमन एहतजाज से काम नहीं चलता तो मुस्लिम तंजीमों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मसलहत कोश पर्दों को अब नोच के फेंकें, और एहतजाज से काम नहीं चलता तो जेल भरो आंदोलन की सख्त ज़रूरत अब इस मुल्क में महसूस की जा रही है। और उसमें अकेले मुसलमान नहीं, तमाम वो लोग जिनको परेशान किया गया है, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमको अगर जेल में ही जाना है और एक एक करके जाना है तो हम पूरी उम्मत जेल जाने के लिए एक बार तैयार होकर खड़े हों। तो फिर इस मुल्क में कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि 20 करोड़ लोगों को जेल में डाल सके, या किसी डिटेंशन सेंटर में डाल सके, या किसी कंसंट्रेशन कैंप में डाल सके। तो ये जमहूरी दबाव हमने आज़ादी की जब जंग लड़ी थी तब भी बनाया था, हमने इमरजेंसी जब लगी थी तब भी बनाया था, और उसकी ज़रूरत अब आज भी है। और देखिए, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो ऐलान किया है कि अगर रिहा नहीं होते मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो वो पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। तो क्या चीज़ आड़े आ रही है तंजीमों की? आप ख़ुद एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं। पिछले कई 2-3 साल से, ख़ासतौर से अब कोरोना का माहौल बना है, तो एहतजाज नहीं हो रहे हैं। केसों के लड़ने की बात की जाती है और उसको तशहीर किया जाता है, बताया जाता है कि फ़लाँ नौजवान को हमने छुड़ा लिया, लेकिन देखने में यह आता है कि आतंकवाद के कई केसेस में लोग 18-18 साल बाद जेल से छूट रहे हैं। तो क्या ये पूरा इंसाफ है? नहीं, यही असल मसला है कि जो शख्स 18 साल के बाद जेल से छूटा, 20 साल 25 साल के बाद, उसका करियर तो बर्बाद हो गया, जवानी के साल उसके जेल में बर्बाद हो गए। ऐसे में नाइंसाफ़ी जिस शख्स की वजह से हुई, जिस अफसर की वजह से हुई, जिस पुलिस अफसर की वजह से हुई, जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, वो सज़ा का मुस्तहिक होता है। तो हमारी जो तंजीमें केस लड़ती हैं वो उसको जेल से 25 साल के बाद तो निकाल देती हैं, वो एक डिलेड जस्टिस उसको मिल जाता है, लेकिन उसकी जवानी वापस ला के कोई तंजीम नहीं दे सकती, कोई सरकार नहीं दे सकती। और ये सिलसिला उस वक्त तक रुक नहीं सकता जब तक के खाती अफसरान को सज़ा न मिले। ये बात 2009 में मैंने चिदम्बरम साहब से कही थी, जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, कि साहब ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी पड़ेगी उस आदमी के ऊपर जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन किए। तो उन्होंने कहा कि पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, हम करेंगे। लेकिन 2009 से अब 21 आ गया, कुछ नहीं हुआ है। अभी आके अदालतों ने कुछ पुलिस अफसरान के ऊपर, जैसे दिल्ली केस में 25,000 रुपये पुलिस पे जुर्माना किया, ये बहुत ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाई कोर्ट में ख़त्म कर दिया, उसको रोक लगा, उस पर भी हाई कोर्ट ने। अब पुलिस की आंसरेबिलिटी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरान की आंसरेबिलिटी अगर आप फिक्स नहीं करते तो वो ये जुल्म करते रहेंगे। और पुलिस और अफसरान सियासी हुकूमत के
दबाव में काम करते हैं। जिस जमात की भी हुकूमत है वो जमात का दबाव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है और उसके दबाव में वो काम करते हैं। अब बीजेपी की हुकूमत है तो बीजेपी के दबाव में, तो पुलिस रूल बुक को फॉलो नहीं करती, पॉलिटिकल बॉसेस को फॉलो करती है। कल जो मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हुआ, दोपहर तक तो आनंद गिरी ने पूरी फुटेज ले ली, लेकिन शाम में कुछ डिस्कशन हुए, आप भी बैठे डिस्कशन में कई चैनल्स पर, तो जिस तरह की एक सॉफ्ट कहीं ना कहीं लैंग्वेज नज़र आ रही थी जो बीजेपी के तर्जमान थे या आरएसएस के तर्जमान थे, तो क्या लगता है जिस तरह से कल कोर्ट में पेशी के बाद भी कोर्ट ने जिस तरह से एटीएस चाह रही थी कि उनको रिमांड दी जाए, पुलिस रिमांड, उनसे पूछताछ हो, लेकिन पुलिस रिमांड नहीं दी गई, आज के लिए टाल दिया गया और उनको जेसी भेज दिया गया, तो किस तरह से इस केस को देखते हैं? देखिए, कल शाम को ये एक अजीब बात हुई कि कल शाम को तकरीबन हर एक चैनल को इस पर डिबेट करनी थी, लेकिन आधे से ज़्यादा चैनल्स ने ऐन वक्त पे वो डिबेट्स कैंसिल कर दी कोर्ट का रुख सामने आ जाने के बाद। तो ये एक चेंज है और ये एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि मीडिया की डिबेट्स सरकारी अहकामात के तहत चलती हैं, आज़ादाना नहीं हैं। इसीलिए शाम को ऐन मौके पे वो डिबेट्स कैंसिल हुई। तो ये सॉफ्ट रुख नहीं है, एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है और पुलिस को लताड़ दिल्ली में भी और यूपी में भी इतनी बार पड़ी है कि अब अदालतें ये बात समझ गई हैं कि सियासी नुक्ते नज़र से लोगों को ज़दोकोब किया जाता है, मुलजिम बनाया जाता है और बग़ैर किसी एविडेंस के पुलिस पहुंच जाती है। मसलन कल के एफआईआर में पुलिस का जो आर्गूमेंट प्रेस रिलीज़ में पुलिस ने लिखा है वो इतना मज़ा का खेज़ है कि किसी अदालत में स्टैंड नहीं कर सकता। खौफ दिलाते हैं किसका? अल्लाह का। प्रलोभन देते हैं किसका? जन्नत का। ये तो कहीं स्टैंड नहीं करेगा ना किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इतनी हल्की दलीलें अगर पुलिस दे के किसी को जुल्म का शिकार बनाएगी तो अदालतें अब ये बात समझती हैं और इसलिए शायद बीजेपी का भी स्टैंड सॉफ्ट हुआ है। दूसरी एक बात जो आप कह नहीं रहे हैं मगर शायद कहना चाहते हैं, शायद देखिए, कलीम सिद्दीकी साहब उस वक्त नज़र में आ गए थे जब उमर गौतम साहब अरेस्ट हुए थे। हम लोगों को ये चारों तरफ से सुनगुन मिल रही थी कि ये भी एक दावत दीन का काम एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो टारगेट पे हैं। लेकिन फ़ौरन कलीम सिद्दीकी साहब ने जो दाई एक मसलहत इख्तियार करता है वो मसलहत इख्तियार की और उन्होंने उनके भाई मोहन भागवत के भाई आनंद को भी बुलाया, आनंद भागवत को अपने पुलत के ऑफिस में। फिर वो मोहन भागवत की बॉम्बे मीटिंग में भी शरीक हुए, वहाँ उन्होंने तारीफ़ भी की, आरएसएस की कुछ बातों की तायीद भी की उन्होंने। तो ये लगा था कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब वहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि जो शख्स मोहन भागवत के साथ बैठा हुआ है उस शख्स पर अगर को पुलिस अगर टारगेट कर रही है तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है? तो एक इंटरनली उनका पॉलिटिकल क्राइसिस इससे कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसको लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे बिना राय के इस तरह लोगों से क्यों मिल रहे हैं? हम इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और हम एक तरह से आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, ये गलत है। ये भी मैसेज देने की कोशिश। ये तो देखिए, योगी का मसला ये है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के आदमी नहीं हैं। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। वो हिंदू युवा वाहिनी के सदर हैं और वो उसी टिकट पर लड़के बीजेपी के साथ मुसालिहत करके आते हैं और वो एक हार्ड कोर हिंदुत्वा के फेस की हैसियत में उनके ऊपर 12 मुकदमात थे, तो उसी फेस की हैसियत में आए हैं। आरएसएस और की आइडियोलॉजी के करीब नहीं है वो और बीजेपी के भी नहीं है। तो अभी आरएसएस भी योगी को लेके कहीं ना कहीं परेशान रही। पिछले दिनों जो कुछ चलता रहा कि या तो उनको हटाया जाएगा या एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा, वो सब पर भी मुसालहत हो गई, इनकी नहीं हुआ। लेकिन योगी कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आरएसएस कुछ भी करे और कुछ भी कहे, वो अपना काम करते रहेंगे। तो एक इंटरनल बिकरिंग का एक इज़हार यहाँ हो रहा है कहीं ना कहीं। मोहन भागवत से मौलाना की मुलाकात, उस वक्त इस तरह की खबरें आई थी, हमने भी ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर
ये एक मैसेज जा रहा है, ख़ास तौर से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं उनको महफूज किया जाए, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और यही वजह है कि जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी से पहले मुलाकात हुई, उसके बाद उसके फ़ोटो जिस तरह से शेयर किए गए, उसके बाद ये मुलाकात के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर RSS के ज़रिए ये फ़ोटो पूरे डाले गए, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ऐसे मौके पर गिरफ़्तारी, जब देश का लीडर, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है और अमेरिका में कई नेशन के हेड से उनकी मुलाकात तय है और कई बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात तय है जो जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ भारत बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह का गिरफ्तारी करके क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की इस विज़िट के दौरान ही इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं इस विज़िट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली के बाद ये महसूस किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकारी सतह पर कि इंटरनल बिकरिंग और रिफ्ट इन सोसाइटी के कम से कम हों। तो हमारी सरकार, बीजेपी और RSS को ये ख़ास तौर पर ख़दशात हैं कि अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत के आ जाने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुतमईन करके रखना या सॉफ्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो एक तो ये रीज़न है कि कुछ चीज़ों में तब्दीली आई है और नेगोशिएशन की बात RSS की जानिब से ज़्यादा तेज़ी से हुई है, हालांकि उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली ज़रा सी भी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी दोनों एक दूसरे के मुकाबले में हैं। 2024 में योगी की उम्र 74 साल की हो जाएगी, मोदी की, और जब वो मोदी 74 के हो तो 1 साल बचेगा, जो उनका कानून है 75 साल से उम्र से ज़्यादा। तो उसके बाद योगी रेस में हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं इन मानों में। और योगी को सिंगल हैंडेडली यूपी में इन नंबर ऑफ सीट 312 को मेंटेन करना एक चैलेंज है जो RSS ने उनके सिर पे डाल दिया है। तो उन्हें वो चैलेंज भी पूरा करना है और मोदी से एक कदम आगे हैं वो जुल्म करने में, ये मैसेज भी उनको क्रिएट करना है। ये सब उसके शाखसाने हैं, उसके परताव हैं। ये सवाल ये है कि वो उनकी स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसका मुकाबला करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2022 के इलेक्शन के में हमारी स्ट्रेटजी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा हमारी क्या स्ट्रेटजी है वो एक अलग पूरा डिस्कशन का विषय है। लेकिन इस मामले में तमाम सेकुलर पार्टियां, चाहे वो उमर गौतम का मामला हो, चाहे अभी ये कल वाली मौलाना की गिरफ्तारी हो, तमाम खामोश हैं। यहाँ तक कि परसों जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे यूनिट के जो हेड्स हैं उनका बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मैसेज, ऐसा लगता है कि पार्टी लेवल से कहा गया और सब ने शेयर किया है अपना एक मैसेज। लेकिन कल वाले मामले पर पूरी लीडरशिप, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करें चाहे सेकुलर पार्टियों की बात करें, वो पूरी तरह से खामोश है। देखिए, ये जो लफ्ज़ सेकुलरिज़म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क में इसका कोई रेलिवेंस बचा नहीं है। आप जब दस्तूर को पढ़ते हैं तो दस्तूर में हर लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया जाता है, एक डेफिनेशन होती है, लेकिन सेकुलर लफ्ज़ की कोई डेफिनेशन हमारे दस्तूर में नहीं है। 76 में इंदिरा गांधी ने जब इनकॉर्पोरेट किया प्रेम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको डिफ़ाइन नहीं किया कि सेकुलरिज़म क्या है। तो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। इसीलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त, उन्होंने सेकुलरिज़म को एक मुर्दा सांप समझ के अपने गले से उतार के फेंकने की कोशिश की है। हिंदुत्व, और हिंदुत्व को मैं सिर्फ हिंदुत्व कहता हूँ, इसे सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं कहता। हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व के ज़ेरे असर काम कर रही हैं, और हिंदुत्व की एक लफ्ज़ में डेफिनेशन जो अभी के हिंदू स्कॉलर्स ने बयान किए वो ये है कि पॉलिटिकल हिंदुइज़म को हिंदुत्व कहते हैं। तो अगर ये पॉलिटिकल हिंदुइज़म है हिंदुत्व, तो इसके मुलव्विस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हत्ता कि मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि कुछ मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियाँ भी हिंदुत्व की इस लाइन को टो करती हैं।
तो ये अब सेकुलर किसी को भी ना कहिए, मैं तो ख़ुद को भी सेकुलर नहीं कहता, मैं तो इंसानियत में और इंसाफ और अदल में यकीन रखता हूँ, जहाँ भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। सेकुलर कुछ नहीं है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लगता है कि सिर्फ गणित में कि ये तो 15% है, ये तो 19% है, स्टेट वाइज जो भी उनका है, तो बाकी का 80% को सबको वो हिंदू वोट मान लेते हैं। तो हिंदू बैकलैश से डरने के लिए मुस्लिम कॉजेज़ को मार्जिनलाइज करते हैं। पूरी मुस्लिम उम्मत इस वक्त भारत के परिप्रेक्ष्य में मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पे खड़ी हुई, दीवार से लगी खड़ी है। फिर वो चाहे सियासी हो, माशी हो, इक़्तिसादी हो, माशरती हो, दीनी हो, जिस लेवल पर भी हमको मार्जिनलाइज किया गया है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी शरीक है। लेकिन इस पर मुस्लिम पार्टियों का बयान ना आना, उसको किस तरह से? मुस्लिम पार्टियों की तरफ से तो बयानात आए हैं, अक्सर की तरफ से आए हैं, जमातों की तरफ से। मैंने कल भी देखे, कुछ SIO का बयान भी मैंने देखा और शायद पीस पार्टी की तरफ से भी बयान आया और हमारे यहाँ से भी बयान गया है। तो बयानात तो गए हैं और जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है उनके मुस्लिम लीडरों ने अपनी सीटें बचाने के लिए भी बयानबाजी की है। जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ मुस्लिम लीडर्स ने कहा, तो वो सिर्फ उसको हिंदू मुसलमान बना के, मैंने वही कहा कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को टो करने का काम कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं। तो ये बयान आए ना आए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एक्शन। एक बार आपने लीगल एक्शन किया है तो आपको डेमोक्रेटिक एक्शन के लिए भी सड़क पे आना पड़ेगा। आपने एक चीज़ को अभी जिक्र नहीं किया है, मैं उसको इजाफा कर दूं, कम्युनिस्ट पार्टीज़ कहाँ हैं, लेफ्ट कहाँ है? आप सेकुलर को तो छोड़ दीजिए, वो हिंदुत्व की तरफ चले गए, लेकिन लेफ्ट तो हिंदुत्व की तरफ नहीं जा सकता ना। लेकिन लेफ्ट की तमाम पार्टियां भी, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां खामोश हैं। लेफ्ट के तमाम चारों पार्टी और लेफ्ट की जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ की, वो भी खामोश नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हिंदुत्व का ये असर कहीं ना कहीं हमारे जो अरबाब हल्लो अक़्द हैं मुल्क के, उनके ऊपर ये असर हो चुका है। हमको उसके तहत अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मौलाना की गिरफ़्तारी पर जिस तरह से बात कर रहे थे, ख़ास तौर से देश में जिस तरह का माहौल ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बनाया जा रहा है, और इस गिरफ़्तारी को कहीं ना कहीं मोहन भागवत की मुलाकात के बाद भी किस तरह का पॉलिटिकल असर इस पर पड़ सकता है, उस पर भी बात की। और उसके साथ ही मुस्लिम तंजीमें इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर क्या रणनीति अपना रही हैं, खामोश क्यों हैं, सिर्फ केसेस लड़ लेना क्या इसका हल है, इस पर भी आपने अपनी राय दी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।